Welcome to Medical Ocean. Today our topic is vital sign. वाइटल साइन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी इन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वाइटल साइन से हमारे पास बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे पास वाइटल साइन में आ सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है वाइटल साइन में, अब हम देखते हैं। हमारे पास हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, रिस्पायरेशन है, टेम्परेचर है और पेन है। ऑक्सीजन सिचुएशन हमारे पास ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। अगर आपको एमसीक्यूज में आते हैं कि आपके पास कितने वाइटल साइन है, तो आपने बताना है कि 5 वाइटल साइन है और सैचुरेशन आपके पास ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। 5 वाइटल साइन कौन कौन से हैं? हार्ट रेट या पल्स, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर and pain. Next, if you are unsure about your patient condition, take vital sign. You will never be following this wrong. अगर आपको अपनी मरीज की कंडीशन का पता आपको नहीं चलता है, तो आपने क्या करना है? मरीज की वाइटल साइन चेक करना है। जब आप मरीज की वाइटल साइन चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि मरीज की कंडीशन किस तरह है। तो मरीज की कंडीशन को मालूम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वाइटल साइन चेक करना चाहिए। वाइटल साइन कैन बी डिफाइंड एज, वाइटल साइन हमारे पास किस तरह, डिफिनीशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि वाइटल साइन की डिफिनीशन बताओ, तो आप उसे बताओ द क्लिनिकल मेजरमेंट स्पेसिफिकली पल्स रेट, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर दैट इंडिकेट स्टेट ऑफ पेशेंट एसेंशियल बॉडी फंक्शन। हम जब बेसिक वाइटल साइन चेक करते हैं, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये जो इंडिकेशन हमें देता है वो हमारे पास क्या है? वाइटल साइन है। इंट्रोडक्शंस। वाइटल साइन आर इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर। वाइटल साइन हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसको मॉनिटर करें, मालूम करें। फंक्शन ऑफ द बॉडी, क्या क्या मालूम करते हैं? वाई शुड वी चेक वाइटल साइन? वी शुड चेक वाइटल साइन बिकॉज फर्स्ट वी नो अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी, change in function that otherwise might not be observed. Vital signs are evaluated with reference to the client present and prior health status, normal standard. Monitor a client vital sign should not be an autonomic or routine procedure. It should be thoughtful scientific assessment. एक बात को याद रखना, अक्सर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारे पास वाइटल साइन सही तरीके से लोग नहीं लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिस हो, जो भी हो। लेकिन वाइटल साइन हमारे पास एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है, हमारे पास ये एक साइंटिफिक मेथड्स हैं और हमें चाहिए कि हम उसको सही तरीके से चेक कर लें। ये नहीं कि आप ऑब्जर्व करते हो और आप बताते हो कि इसका वाइटल साइन इतना है, इस तरह नहीं हो सकता है। अगर आपने वाइटल साइन चेक करना है तो आपने प्रॉपर अपने इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। इंस्ट्रूमेंट में आपके पास बीपी के इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए आपके पास थर्मामीटर लेना है, और रिस्पायरेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं और हम काउंट करते हैं। सही, तो ये आपके पास क्या है? ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक और रूटीन प्रोसीजर नहीं है, साइंटिफिक मेथड है। डिफिनीशन हमारे पास क्या है? वाइटल साइन आर द कार्डिनल साइन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. These are the indicator of health status. Is these indicator the effectiveness of the circulatory, respiratory, neutral and endocrine body function. Temperature, pulse, respirations, blood pressure, oxygen saturation and pain. ये आपके पास 6, कुछ बुक्स में आपके पास 6 वाइटल साइन है, कुछ में आपके पास 5 है। अगर 5 आपके पास है तो फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके पास ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। वाइटल साइन में आपके पास पल्स, ब्लड प्रेशर, respirations, pulse and temperature. Recently, many agencies such as Veterinary's administration have designed pain as a 5th vital sign.
उसने क्या डिजाइन किया कि पेन आपके पास फिफ्थ वाइटल साइन है। क्या है? फिफ्थ वाइटल साइन है। पल्स ऑक्सीमेट्री is also commonly measured at the same time as the traditional vital sign। जैसा कि मैंने आपको कहा कि साथ साथ में we should check oxygen saturation। How can we check oxygen saturation? We can check oxygen saturation through pulse oximeter। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम किस चीज़ के थ्रू चेक करते हैं, तो हम पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास ट्रेडिशनल वाटर साइन में काउंट होता है। ये भी एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है कि पेन को किसने ऐड किया था, और पेन कौन सा वाटर साइन है? फिफ्थ वाटर साइन है। वेटरनियर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ऐड किया है। अब देखो पेन को हम पी के साथ लिखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम परसेंटेज में लिखते हैं। किस चीज़ में लिखते हैं? परसेंटेज में। O2% हम लिखते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम परसेंटेज में लिखते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज में, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। गाइडलाइन फॉर मेजरिंग वाइटल साइन। अब कौन कौन से वाइटल साइन है आपके पास जो जिसकी गाइडलाइन क्या है जो हम मेजर करते हैं? Measuring vital sign is a toss of urine as you delegate the toss in stable situations। अब वाइटल साइन चेक करना आरएन का काम है। आरएन का मतलब क्या है? रजिस्टर नर्स, जिनके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लाइसेंस हो या किसी भी कंट्री का लाइसेंस हो, और वो उस कंट्री के साथ रजिस्टर हो, उस काउंसिल के साथ। हर एक कंट्री में अपना एक नर्सिंग काउंसिल होता है। अगर वो उस नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर हो और उसको कार्ड मिला है तो उसको हम आरएन कहते हैं, रजिस्टर नर्स उसको हम कहते हैं। तो ये उसका काम है। असेस इक्विपमेंट आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। मरीज के पास जाने से पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट आपने इंस्ट्रूमेंट चेक करना है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट आपके काम करते हैं या नहीं करते। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है तो वो आप मरीज के पास नहीं लेके जाओगे। और एक बात याद रखना, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर। अगर नेक्स्ट शिफ्ट वाले लोग आते हैं या कोई और आता है तो उसको पता चलेगा कि ये खराब है। आउट ऑफ ऑर्डर आपने उसके ऊपर लिखना है। आउट ऑफ ऑर्डर किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ खराब है, काम नहीं करता है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है कि एप्रोप्रिएट साइज क्या है, इस चीज़ का एप्रोप्रिएट साइज क्या है। नो द पेशेंट यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइन। आपने यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइन मालूम करना है। क्या करना है? यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइन आपने मालूम करना है। नो द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। मरीज की आपने मेडिकल हिस्ट्री मालूम करनी है कि मरीज की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। कंट्रोल एनवायरमेंटल फैक्टर विच में इफेक्ट वाइटल साइन। आपने कंट्रोल करना है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जितने भी इन्वायरमेंट फैक्टर है उसको आपने क्या करना है? कंट्रोल करना है। विच में इफेक्ट वाइटल साइन, जो इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को? वाइटल साइन को। यूज ऑर्गेनाइज सिस्टमिक अप्रोच। आपने क्या करना है? ऑर्गेनाइज सिस्टमिक अप्रोच आपने यूज करना है। कौन सा अप्रोच? सिस्टमिक अप्रोच आपने यूज करना है। व्हेन टू असेस वाइटल साइन। कब आपने असेस करना है वाइटल साइन को? एडमिशन टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा। एडमिशन के टाइम पे ताकि आप ऑब्टेन कर लो बेसलाइन डेटा को। चेंज इन हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट ऑफ अनयूजुअल सिम्टम्स। आपने हेल्थ स्टेटस को हेल्थ स्टेटस जब भी चेंज हो जाए, मींस हेल्थ स्टेटस ख़राब की तरफ जा रहा हो या अच्छाई की तरफ जा रहा हो, दोनों कंडीशन में अपने वाइटल साइन चेक करने हैं मरीज़ के। रिपोर्ट अनयूजुअल सिम्टम, अगर उसको कोई ऐसा सिम्टम आपको बताएं कि वो उसको रूटीन में नहीं आता है तो उसको भी आपने चेक करना है। मींस हेडेक पे सीवियर पेन है, सही, लेफ्ट साइड पे उसका पेन जा रहा है। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद आपने वाइटल साइन चेक करने हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? इन द बॉडी। इन्वेसिव इन द बॉडी मीन्स आपके बारे में कोई भी प्रोसीजर हो उससे पहले हम वाइटल साइन चेक करेंगे। मीन्स एनजी पास करते हैं हम, फोलिस कैटेटर पास करते हैं हम, सही है, या कोई ईटीटी पास करते हैं, कोई भी प्रोसीजर हो उससे पहले हम क्या करेंगे? वाइटल साइन हम चेक करेंगे।
before and after the administration of medication that could affect vital sign. ऐसे मेडिसिन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो वाइटल साइन पे, उससे पहले और उसके बाद आपने क्या करना है, वाइटल साइन को चेक करना है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मरीज है, उसका बीपी लो है और ऑलरेडी आपने उसको इंजेक्शन लाइसेक्स लगाया, तो फ्लूइड उसका और कम हो गया बॉडी से, तो उसका भी और भी ड्रॉप होगा। या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है आपके पास, एमआई में हम लगाते हैं, वो इंजेक्शन आपने लगाया, बीपी कम था, साथ में आपने कोई और फ्लूइड या कोई सपोर्ट नहीं लगाया, तो वो बीपी और कम होगा, तो मरीज शॉक में जाएगा, शॉक में जाएगा तो मरीज डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ऐसे मेडिसिन जो आपके वाइटल साइन पे इफेक्ट करता है, उससे पहले आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, वाइटल साइन चेक करना है जो भी हो। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशंस दैट कुड अफेक्ट वाइटल साइन, कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन हो, कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर हो, उससे आपने पहले वाइटल साइन चेक करना है जो आपके वाइटल साइन को इफेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, वाइटल साइन को चेक करना है। वेरी गुड। एज हॉस्पिटल रूल टू कीप द रिकॉर्ड, हॉस्पिटल के जिस तरह रूल्स होते हैं कि वो रिकॉर्ड अपने साथ रखते हैं, तो उधर भी आपने चेक करना है। अब हॉस्पिटल की क्या रूल्स है, क्या पॉलिसी है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे। कुछ हॉस्पिटल हमारे पास है, वहाँ पे 4 हावरली वाइटल साइन चेक होते हैं, कुछ में 6 हावरली होती है, कुछ में 8 हावरली है, कुछ में 12 हावर है। लेकिन आईसीयू, सीसीयू, क्रिटिकल एरिया में हाफ हावरली भी चेक कर सकते हैं, हावरली भी चेक कर सकते हैं, 2 हावरली भी चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट्स की कंडीशंस पे या हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल पे। हॉस्पिटल में जैसे प्रोटोकॉल हो, आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो अप करोगे, उस तरह आप वाइटल साइन चेक करोगे। पल्स, फर्स्ट वाइटल साइन हमारे पास क्या है, पल्स। पल्स हम किस तरह पढ़ेंगे, पल्स क्या है, पल्स इज द वेव ऑफ ब्लड क्रिएट बाय कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ब्लड को पुश करता है थ्रू एओर्टा, उससे वेव्स बनते हैं। जो वेव्स बनते हैं वो हमारे पास पेरिफेरी में फील होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्स। जनरली द पल्स वेव्स represent the amount of blood that enter in the arteries within the each ventricle contraction। हर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, पल्स प्रोड्यूस होगा। और वो पल्स आपके पास क्या करता है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो पल्स प्रोड्यूस होगा। इन अ हेल्दी पर्सन द पल्स रिफ्लेक्ट द हार्ट बीट, दैट इज द पल्स रेट इज द सेम एज द हार्ट, द रेट ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा, जितना आपके पास हार्ट रेट होगा इतना पल्स होगा। अब हार्ट रेट और पल्स में क्या डिफरेंस है, हार्ट रेट और पल्स सेम है, लेकिन एक को हम पेरिफेरी में मेजर करते हैं और एक को हम सेंटर में। हार्ट रेट क्या है, एपिक्स के ऊपर जितने बीट्स होते हैं उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। पल्स क्या है, पेरिफेरी में उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम पल्स कहते हैं। ये दोनों सेम होंगे, उस दोनों की रेट क्या होगी, रेट का मतलब क्या है, पर मिनट। 1 मिनट में कितना है उसको हम क्या कहते हैं, रेट। इन दोनों की रेट कितनी होगी, सेम होगी। रेट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर कोई वस्कुलर डिजीज ना हो, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना हो, अदरवाइज रेट सेम होगी। लेकिन कुछ डिजीज में इस तरह है कि रेट पर सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम पल्स की फिजियोलॉजी अगर हम देख लें, पी वो ऑप से बनता है क्यू आर एस टी। पल्स में कितने वेव बनते हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू। यू वेव है, लेकिन यू वेव आपको पास ग्राफ में नजर नहीं आएगा। जो हमारे पास यू वेव है वो कभी भी ग्राफ में नजर नहीं आता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पल्स पी क्यू आर एस टी आपके पास पल्स में ग्राफ में नजर आ जाते हैं। 2 किस्म के पल्स हैं, पेरिफेरल पल्स है एंड एपिकल पल्स है। पेरिफेरल पल्स आपके पास क्या है, इज अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट
फॉर एग्जाम्पल इन द फूट एंड रेस्ट। अब पल्स जब आपसे अवे होगा, बॉडी से अवे होगा मीन्स दूर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल पल्स होते हैं। एपिकल पल्स इज अ सेंट्रल पल्स, उसको हम सेंट्रल पल्स कह सकते हैं। दैट इज इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट में होगा। कहाँ पे होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट में होगा। इट इज ऑल्सो रेफर एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कह सकते हैं। फैक्टर इफेक्ट द पल्स, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है पल्स को। नंबर 1 एज है आपके पास, एज इंक्रीज द पल्स रेट ग्रेजुअल डिक्रीज। जैसे कि हमारे पास एज ज्यादा होगा तो पल्स रेट भी ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब टेबल में आप लोग देख लो, न्यू बॉर्न टू 3 मंथ्स, न्यू बॉर्न किसको कहते हैं, अभी बच्चे पैदा हुआ। एमसीक्यूज में आ सकता है क्या, फर्स्ट न्यू बॉर्न, अभी बच्चा पैदा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न। सही। फिर आपके पास न्यूनेट, न्यूनेट क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। न्यूनेट आपके पास 29 डेज या 1 मंथ को हम क्या कहते हैं, न्यूनेट। उसके बाद एमसीक्यूज में आ सकता है इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स 1 ईयर, 1 ईयर या 12 मंथ के बच्चे को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। न्यू बॉर्न टू 3 मंथ्स 85 to 205, जब वो एवेक मीन्स सोया नहीं है, स्लीपिंग में उसका रेट कम होगा, जब वो जाग जाता है तो उसका पल्स रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि जब इंसान जागता है तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जब इंसान सोता रहता है तो उसकी एक्टिविटी कम होती है। तो ये आप एज के हिसाब से आप देख लो, 3 मंथ्स है, 2 to 10 ईयर है, 10 ईयर से अबव है, 60 to 100। नॉर्मल एडल्ट में हमारे पास कितना है, 60 to 100। ये आप लोगों ने याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। एक आपके पास रेट है और एक एवरेज है, इस दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, लेट्स सी, आगे देखते हैं। जेंडर, आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन द फीमेल, मेल के पल्स रेट कम होंगे फीमेल से, क्योंकि फीमेल में हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, इंटरनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें हार्ट रेट ज़्यादा होगा। एक्सरसाइज, नॉर्मली हमारे पास एक्सरसाइज के थ्रू हमारे पास क्या होता है, पल्स रेट ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज एथलीट्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, कम होगा। ये भी एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकता है कि एक एथलीट से वो एक्सरसाइज करता है, उसका हार्ट रेट नॉर्मल से कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। हाँ, उसका हार्ट साइज कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी एवरेज पर्सन बिकॉज ऑफ ग्रेटर कार्डिक साइज उसका बड़ा होगा, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए उसका रेट क्या होगा, कम होगा। फ्यू, टेम्परेचर आपके पास क्या है, द पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द लोअर ब्लड प्रेशर। This results from the peripheral vasodilation associated with elevated body temperatures and because of the increased metabolic rate. Fewer temperature भी आपके पास क्या करता है, लोअर करता है ब्लड प्रेशर्स को। That result peripheral vasodilation करता है। क्यों vasodilation करेगा, क्योंकि वो कोशिश करता है कि हीट को लॉस करे बॉडी से। जब हीट को लॉस करने की कोशिश करेगा तो आपको पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा। अब वेजोडाइलेशन क्या है, वेजोडाइलेशन का मतलब है कि पेरिफेरी आपके जो वेसल है वो डायलेट हुए हैं। जब वेसल आपके डायलेट होते, आप वेसल जानते हो जो आपके वेन्स हैं, वेन्स कहाँ पे होते हैं, हाथों में, पाँव में, सब जगह पे होते हैं। सर्दी में आप लोगों को वेसल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन गर्मी में आपको वेसल नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मी में आपके पास वो डायलेट होते हैं और सर्दी में वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो इसलिए ये आपके पास इस तरह होता है।
फिर मेडिकेशन है आपके पास, सम मेडिकेशन डिक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज। कुछ मेडिसिन आपके पास इस तरह है जो पल्स रेट को कम करते हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह है जो पल्स रेट को आपके पास इंक्रीज करता है। तो ये भी आपने साथ में देखना है। हाइपोनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वस्कुलर सिस्टम्स नॉर्मली इंक्रीज पल्स रेट। क्या होता है इसमें, लॉस होता है ब्लड प्रेशर को वस्कुलर सिस्टम में, इंक्रीज करता है पल्स को। हाइपोनीमिया क्यों होगा हमारे पास, हाइपोनीमिया हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम होते हैं। जब बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम होगा, क्यों कम होगा, मरीज को वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, या कोई उसको शॉक लगा होगा, मीन्स उसको कोई इंजरी होगी, उससे ब्लड लॉस होगा। तो ये मल्टीपल काज है, उन सब काज की वजह से आपके पास हाइपोवोलेमिक होता है और हाइपोवोलेमिक शॉक में चल जाता है, तो उसको स्ट्रेस में भी जा सकता है इसकी वजह से, और डेथ भी हो सकता है। स्ट्रेस, systematic nerve stimulation increase the overall activity of heart, fear and anxiety, as well as peripheral perspiration, perception of severe pain, stimulation the sympathetic activity। अब आपको सीवियर पेन है तो पेन की वजह से क्या होगा, सिस्टमेटिक एक्टिविटी आपके पास एक्टिवेट होंगे। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि पेन की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटीज एक्टिवेट होते हैं। जैसे वो एक्टिविटी एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज होगा, या एंजाइटी की वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। पोजीशन चेंज, अब पोजीशन आपने चेंज किया, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग or standing, blood usually pulls independent vessel of the venous system. Pulling result is a transient decrease in the venous blood returns to the heart and the subsequent reduction in the blood pressure and increase in the heart. अब पोजीशन उसने चेंज किया स्टैंडिंग पे, तो ब्लड यूजुअली पूल होता है डिपेंडिंग वेसल में। जब वेसल में वो पूल होगा तो वेनस सिस्टम पूलिंग रिजल्ट क्या करता है, ट्रांजिएंट डिक्रीज होगा, वेनस ब्लड रिटर्न होता है, हार्ट सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर में रिडक्शन होगा एंड इंक्रीज हार्ट रेट। अब हार्ट रेट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन में कुछ कंडीशन आपके पास इस तरह है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन लेवल कम होगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो लाजमी बात है क्या इंक्रीज होगा, पल्स रेट इंक्रीज होगा। असेसिंग पल्स, पल्स को हम किस तरह से करते हैं, पल्स को हम असेस करते हैं थ्रू पल्पेशंस। पल्पेशंस क्या है, हमारे पास 3 फिंगर पेड, जो आपके पास ये फिंगर पेड है उसको आपने क्या करना है, पल्स के ऊपर रखना है। पल्स प्लेस आपको मालूम होना चाहिए एक। दूसरा हमारे पास जो सेंट्रल पल्स है या जो मेन आर्टीरियल पल्स है उसको हम अस्कल्टेट भी कर सकते हैं। अस्कल्टेट थ्रू स्टेथोस्कोप हम करते हैं। अब अस्कल्टेशन क्या है के पास, थ्रू स्टेथोस्कोप हम उसमें आवाज सुन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अस्कल्टेशन कहते हैं। द मिडल 3 fingers are usually for palpating all the pulse side. A stethoscope may also be used for assessing apical pulse. A Doppler ultrasound. Stethoscope is used for pulse that are difficult to assess. दो चीज़ें हमारे पास है, एक आपके पास स्टेथोस्कोप है, एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अस्कल्टेट करते हैं। अस्कल्टेशन मीन्स हम आवाज़ सुन सकते हैं, और फिंगर पेड के थ्रू हम पल्पेट करते हैं। पल्पेशन से हमें फील होता है कि कितना पल्स है। पल्स मालूम हम किस तरह करते हैं, 1 मिनट के लिए हम उसको काउंट करते हैं। 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं कि 1 मिनट में कितने पल्स हो गए। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड, स्टेथोस्कोप इज यूज फॉर पल्स दैट आर डिफिकल्ट टू असेस। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है कि स्टेथोस्कोप के थ्रू आपको आवाज नहीं आ रही, तो हमारे पास छोटा सा मशीन होता है, उसके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि कितना % ब्लड उसमें जा रहा है, या आर्टरी ब्लॉक है, या आर्टरी के अंदर आपके पास पल्स क्या होती है, पास होती है। तो हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता
चल जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स, अब पल्स की फिजियोलॉजी क्या है? Blood flow through the body in the continuous circuits. Electrical impulse originating from the SA node travels through heart muscles to stimulate cardiac contractions approximately 60 to 70 ml stroke volume of the blood enters the aorta with each ventricle contraction. With each stroke volume ejection, the wall distends, creating a pulse wave that travels rapidly toward the distal ends of the artery. When a pulse wave reaches a peripheral arteries, it can be felt by palpating the arteries lightly against underlying the bone of muscle. अच्छा, अब इसमें फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी फंक्शंस को हम कहते हैं, किसी को कहते हैं फंक्शन क्या है उसकी। अब आपको पूछते हैं यहाँ पे कि आपके पास पेरिफेरल पल्स किस तरह फील होगा। आपके पास जब हार्ट है, मेन आर्गन क्या है? हार्ट, वो उसका फंक्शन क्या है? ब्लड को पुश करना। एस ए नोड क्या करता है? हार्ट के मसल में आपके पास एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजिस फाइबर, कंडक्शन सिस्टम आप लोग देखो, क्या चीज़ को देखो? कंडक्शन सिस्टम, उसमें आपके पास एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजिस फाइबर, ये आप लोग देख लो। इससे क्या होता है? कंडक्शन होती है, और कंडक्शन जब स्टार्ट होते है तो तब आपके पास हार्ट बीट होगा। अगर कंडक्शन फेल होता है तो आपका हार्ट बीट फिर नहीं होगा, ये बात याद रखो। दूसरा, आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम 60 टू 70 ml आपके पास होता है। वो कब होता है? जब आपके पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को एओर्टा में पुश कर देते हैं और वो ब्लड आगे की तरफ, बॉडी की तरफ जाता है, तो उससे एक वेव प्रोड्यूस होता है। और वो वेव आपके पास पेरिफेरी में तब फील होगा जब आप अपने हाथ रेस्ट पे, आप लोग देख लो, रेस्ट पे आप लोग हाथ रखो, यहाँ पे आपको कोई चीज़ नीचे फील हो रहा है। हाँ, नीचे कोई चीज़ फील हो रहा है, ये क्या है आपके पास? पल्स है, यही आपके पास पल्स है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ पल्स। पल्स की रेगुलेशन आपके पास क्या है? पल्स इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स थ्रू द साइनुअल आर्टरियल नोड। जिस तरह हमने कहा पीस मेकर, हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ने कुदरती एक पीस मेकर रखे हैं, एस ए नोड, ए बी नोड रखे हैं। वो क्या करते हैं? वो हार्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वहाँ पे हमारे पास चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं? उसकी वजह से आपके पास एस ए नोड, ए वी नोड काम करते हैं। जैसे एस ए नोड, ए वी नोड काम करते हैं तो उससे आपके पास पल्स प्रोड्यूस होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये एमसीक्यूज में आप लोग को आ सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ये दो एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट में कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है? द क्वांटिटी ऑफ ब्लड फोर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? आसान अल्फाज में, जब आपके पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जितना ब्लड वो पुश करता है एओर्टा में, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम हम उसको कहते हैं। कार्डिक आउटपुट आपके पास क्या होगा फिर? कोई आपसे पूछे कि कार्डिक आउटपुट क्या है, तो आपके पास दो चीज़ों से बना हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट से आपके पास क्या बना है? स्ट्रोक वॉल्यूम।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन refer to the intake of air into the lungs, and exhalation or expiration refer to the breathing out the movement of gases from the lungs to the atmosphere. Ventilation is also used to refer to the movement of air in and out of the lungs. रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। जो हम सांस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन हम कह सकते हैं। अब इन्हेलेशन का मतलब क्या है, यार इंस्पायरेशन, सांस को अपना अंदर करना, सांस को अंदर की तरफ लेना। एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, सांस को बाहर की तरफ लेना। सांस ले लिया, सांस को निकाला, तो ये आपके पास क्या हुआ, इंस्पायरेशन या इन्हेलेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन दो टर्म यूज़ होते हैं, दोनों टर्म यूज़ होते हैं। या वेंटिलेशन आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ ईयर, ईयर आपके पास लंग्स में चला गया, लंग्स से बाहर आया, इसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। Respiration is mechanism of the body used to exchange gases between the atmosphere and the blood and the cell. Respiration involves the following process: ventilation, diffusion and perfusion. अब respiration में हमारे पास तीन टर्म्स हैं। respiration आपके पास एक mechanism है जो गैस एक्सचेंज करता है between atmosphere and the blood and the cell। सही, तो ये आप लोगों को याद चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है, वेंटिलेशंस। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जो मूवमेंट ऑफ द गैसेस होता है आपके पास लंग्स में इन और लंग्स में आउट, उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को हम वेंटिलेशंस कहते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द अल्वोलाई एंड द रेड ब्लड सेल। अब अल्वोलाई कहाँ पे होते हैं हमारे पास, लंग्स। जो आपके पास लंग्स है, लंग्स में हमारे पास छोटे छोटे अल्वोलाई होते हैं, सही, मिलियन ऑफ अल्वोलाइज है लंग्स में। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड की एक्सचेंज वहाँ पे होती है, किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज वहाँ पे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशंस, मीन्स जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ब्लड में वो हमें देता है, हम बाहर निकालते हैं, और वो आपके पास ऑक्सीजन हम इन करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। फिर परफ्यूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू द एंड फ्रॉम द कैपिलरीज। अब डिफ्यूजन क्या है, परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके हर एक पार्ट्स को ब्लड पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, किसी हिस्सा है जो आपकी बॉडी के उस तक ब्लड पहुंचता है कि नहीं। अगर लो परफ्यूजन है तो इट्स मीन्स फिर वहाँ पे इस्कीमिया हो सकता है। तो इसलिए परफ्यूजन का मतलब क्या है कि ब्लड उस हिस्से तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग। अब फिजियोलॉजी आपके पास क्या है ब्रीथिंग में, द रिस्पायरेटरी सेंटर, मेडोला ओब्लांगेटा। ये आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि रिस्पायरेटरी सेंटर आपके पास कौन सा है। मेडोला ओब्लांगेटा आपके पास रिस्पायरेटरी सेंटर है, कहाँ पे ही है, ये ब्रेन स्टेम में वाक़ है। कहाँ पे है, ब्रेन स्टेम में है। रेगुलेट करता है किस चीज़ को, इनवॉलंटरी एडल्ट नॉर्मल ब्रीथिंग को, एडल्ट नॉर्मल ब्रीथिंग्स को इन अ स्मूथ यूनिलेटरल पैटर्न में 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन ये करता है। वेंटिलेशंस इज required by CO2, O2 and hydrogen ions. Concentrated pH in the arterial blood. The most important factor in the control of ventilations is the level of CO2 in the arterial blood. ज़्यादातर आपके पास किस चीज़ को कंट्रोल करता है वेंटिलेशन को, CO2 आर्टीरियल ब्लड में आपके पास। अब आर्टीरियल ब्लड क्या है, दो किस्म के ब्लड हमारे पास हमारे बॉडी में मौजूद है, एक वेनस ब्लड है, एक आपके पास आर्टीरियल ब्लड है। वेनस ब्लड का मतलब क्या है, जो वेन्स में आपके पास ब्लड है। एक आर्टीरियल ब्लड है आपके पास, आर्टीरियल ब्लड का मतलब क्या है कि जो आर्टरी में आपके पास ब्लड है। एंड elevations in the CO2 levels cause the respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of breath. जब एलिवेशन होता है CO2 का, काज करता है रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम्स को, ब्रेन जो इंक्रीज़ करता है रेट को, डेप्थ को, ब्रीथिंग्स की। द इंक्रीज वेंटिलेशन एफर्ट रिमूव एक्सेस CO2 बाय इंक्रीजिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन आपके पास क्या होता है, वेंटिलेशन जब इंक्रीज़ होता है रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन से।
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हमने आप लोगों को बता दिया। अब आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि एक्टिव कौन सा प्रोसेस है, पैसिव कौन सा है। इंस्पायरेशन आपके पास एक्टिव है, एक्सपायरेशन आपके पास पैसिव है। और प्यूज मीन्स नो ब्रीथिंग, जो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग्स। अब इंस्पायरेशन किस तरह होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड इम्पल्सेस अलोंग द फेरेनिक नर्व्स। फेरेनिक नर्व्स आपने याद रखना है। काज द डायफ्राम टू कंट्रैक्ट। कहाँ से आता है? एक मैसेज आपको आता है रेस्पिरेटरी सेंट्रल से। कहाँ पे होता है? ब्रेन स्टेम में, मेडुला ओब्लांगेटा में, फ्रेनिक नर्व्स तक। वो क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है किस चीज़ को? डायफ्राम को। एबनॉर्मल अर्गन मूव डाउनवर्ड्स। जो आपके पास एब्डामिनल अर्गन है, एब्डामिनल अर्गन क्या कहते हैं? मूव करता है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी। लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है टू मूव ईयर इनटू द लंग्स। ईयर के अंदर लंग्स आ जाती है। द डायफ्राम मूव अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर एंड द रिब्स retract upwards from the body middle approximately 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर्स। ये आप लोगों ने याद न रखे। डायफ्राम कितना मूव करता है? अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। और रिब्स कितने रेट्रैक्ट होते हैं? 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्सेशन ब्रीथिंग अ पर्सन इनहेल 500 ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ रेफर्स इज टाइडल वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम हम कह सकते हैं। एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन आपके पास क्या है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्स एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। द thoracic decrease in size and thus the lungs are compressed. The ribs move downwards and inwards. The sternum move inwards. अब एक्सपायरेशन आपके पास क्या है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलीज एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन रिटर्न्स टू द देयर ओरिजिनल पोजीशंस। उसमें क्या होता है? एब्डोमिनल ऑर्गन आपके पास रिटर्न होते हैं ओरिजिनल पोजीशन को। हाँ, द thoracic डिक्रीज इन साइज एंड दस द लंग्स आर कंप्रेस। thoracic आपके पास क्या होता है? साइज में डिक्रीज होते हैं और लंग्स आपके पास कंप्रेस होते हैं। द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। रिब्स आपके पास डाउनवर्ड इनवर्ड्स मूव करते हैं। द स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, और स्टर्नम भी इनवर्ड्स मूव करते हैं। द रिलैक्सेशन टाइम्स बिटवीन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में। द नॉर्मल ब्रीथिंग्स रेट एंड डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन इज कॉल्ड यूपनिया। ये आपके पास एक टर्म है यूपनिया, ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कि नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग को हम क्या कहते हैं? यूपनिया। EUPNENOEA। यूपनिया आपके पास नॉर्मल रेस्पिरेशन के होते हैं। अगर ए आया, इपनिया आया, तो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ या ब्रीथिंग या सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, उसको हम कह सकते हैं। अब फिर टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग आपके पास है। कोस्टल thoracic चेस्ट ब्रीथिंग आपके पास है। मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड आपके पास होता है। डायफ्रामेटिकल ब्रीथिंग है। मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन विच अगर एज अ रिजल्ट ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शंस एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स। किड्स आर एब्डोमिनल ब्रीथिंग्स। बच्चों में आपके पास डायफ्रामेटिकल ब्रीथिंग क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डायफ्राम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। अगर बड़ों में इस तरह होते तो इस मीन्स आपके पास क्या है? एबनॉर्मल ब्रीथिंग है। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। ये हम देख लें, सांस ले लिया, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, फिर वापस नीचे एंड ऊपर। ये आप लोग देख लो, ये हमारे पास सांस लेने का तरीका है। फैक्टर इफेक्ट रेस्पिरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पिरेशन को इफेक्ट कर सकता है? एक्सरसाइज आपके पास है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जितना एक्सरसाइज करोगे इतना आपके पास रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस है, फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट में बढ़ी है, तो उस टाइम भी आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो उस टाइम भी आपके रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। लोअर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एट इंक्रीज एटीट्यूड। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन आपके पास कम होता है और एटीट्यूड पे, हाई एटीट्यूड पे मीन्स पहाड़ों पे हम जब जाते हैं वहाँ पे आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम होगा एज़ कम्पेयर टू समंदर एरिया में। समंदर के साइड पे जितने करीब हो तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हिली एरिया में। हम टॉप पे जाते हैं, ज़्यादा फीट ऊपर जाते हैं समंदर से, तो उस टाइम पे आपके पास रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है।
न्यूरोलॉजिकल इंजरी आपके पास हो, कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो या एब्डामिनल ट्रॉमा हो, तो उन सब क्या करता है, इफेक्ट करता है आपकी रिस्पायरेशन, इससे इंक्रीज़ होगा। अब रिस्पायरेशन डिक्रीज़ किससे होगा? डिक्रीज़ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है नारकोटिक्स, उसकी वजह से आपके पास रिस्पायरेट डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ इंट्राक्रीनियल प्रेशर, या इंट्राक्रीनियल प्रेशर आपके पास इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से आपके पास रिस्पायरेटरी रेट कम हो सकता है। अब एक बात याद रखना, अगर आपके पास पेशेंट्स है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है, मीन्स रिस्पायरेशन को उसको मसला है, तो उस टाइम हम उसको वही नहीं देंगे चीज़ें, क्योंकि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में मरीज़ होगा तो फिर हम वो चीज़ें उस तरह के मेडिसिन नहीं दे सकते, नारकोटिक्स वगैरह। असेसिंग रिस्पायरेशन को आप असेस करो, रेट पर मिनट्स को आपने देखना है। यूपनिया आपने देखना है। यूपनिया का मतलब क्या है? नॉर्मल ब्रीथिंग है, नॉर्मल रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग। इपनिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग से। टेकिपनिया मीन्स नॉर्मल से हाई है, 12 to 20 आपके पास नॉर्मल है, तो 20 से अबव होगा। ब्रेडिपनिया 20 से कम होगा। तो ये आपके पास नीचे दिए गए डायग्राम है कि रेंज ऑफ रिस्पायरेटरी आपके पास क्या है। 6 वीक तक होगा न्यू बॉर्न, 6 वीक तक तो 30 to 60 होगा उसके। इन्फेंट के आपके पास 25 to 40 है आपके पास। टॉलर के आपके पास 1 to 2 ईयर के 20 to 30 है आपके पास। यंग चाइल्ड के आपके पास 20 to 25 है। ओल्ड चाइल्ड के 15 to 20 एंड एडल्ट के आपके पास 12 to 20 आपके पास नॉर्मल रेट है। लेकिन ये टर्म आपने याद कि यूपने का मीन्स क्या है, इपने का मतलब क्या है, टिकिपने का, ब्रेडिपने का। यूपने मीन्स नॉर्मल रिस्पायरेशन, इपने मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन। टिकिपने मीन्स 20 से ज़्यादा होगा रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट। ब्रेडिपने मीन्स 12 से कम होगा रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट। पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में हम काउंट करते हैं। असेसिंग रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन आपके पास है, रिस्पायरेटरी डेप्थ हम करते हैं, शेलो है आपके पास, डीप है, रेगुलर है, इरेगुलर है। रेगुलर इरेगुलर मीन्स सेम टाइम सेम इंटरवल में वो रिस्पायरेटरी, उसको हम रेगुलर कहते हैं। शेलो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बाकी। अब असेसिंग रिस्पायरेशन को हम असेस करते हैं, उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो एफर्टलेस का मतलब क्या है कि वो अपने एसेसरी मसल यूज़ नहीं करते हैं, मीन नेक मसल वो यूज़ नहीं करते, स्टर्नोमास्टाइड मसल जो है वो आपके पास वो यूज़ नहीं करते हैं। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है? रेफर टू वेरी शेलो रिस्पायरेशन, उसको हम वेरी शेलो रिस्पायरेशन कहते हैं। एंड हाइपरवेंटिलेशन इज़ वेरी डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है। हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपरवेंटिलेशंस, ब्रीथिंग विद सब्सटेंशियल एफर्ट, लेबर ब्रीथिंग। जो लेबर ब्रीथिंग हम उसको कहते हैं कि जो अपनी एसेसरी मसल वो यूज़ करते हैं, उसको हम लेबर ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ये अपने एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 3 एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, लेबर ब्रीथिंग। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन है, व्हेन द रिस्पायरेशन रेट इज टेकन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नोटेड, रेट, रिदम, डेप्थ, द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग में आपके पास नेक्स्ट क्या है कि रिस्पायरी रेट आपके पास नॉर्मल 12 to 20 है, हमने प्रीवियसली पढ़ा। न्यू बॉर्न का कितना होगा, 2 ईयर का कितना होगा, 3 to 8 ईयर, 9 to 11 एंड 12 ईयर का कितना होगा, ये आप लोगों ने प्रीवियसली स्लाइड में पढ़ा है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, दोबारा आए टर्म से। टिकिपनिया क्विक शेलो ब्रीथिंग उसमें होता है। ब्रेडिपनिया एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग होता है। इपनिया सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, सेसेशन किस चीज़ को कहते हैं? स्टॉप को कहते हैं, बंद होने को क्या कहते हैं? सेसेशन। इपनिया उसको हम कहते हैं कि उसका बिल्कुल रिस्पायरी रेट नहीं है। फिर यूपनिया मैंने आप लोगों को जो बताया था वो नॉर्मल में आता है। अब रिदम, रेगुलर एंड इक्वल स्पेस ऑफ ब्रीथ, दो ब्रीथ के बीच में इक्वल और रेगुलर स्पेस हो, यानी कि एक सांस ले लिया फिर खामोश रहा, फिर सांस ले लिया, फिर 2 सांस जल्दी ले लिया, फिर खामोश रहा, इस तरह नहीं। एक सांस ले लिया, फिर दूसरा सांस ले लिया, तीसरा सांस लिया, उस बीच में वक्फा क्या होगा? सेम होगा। अगर एक सांस लेता है फिर 2 जल्दी सांस लेते हैं फिर खामोश होता है, तो फिर वक्फा सेम नहीं है। रिस्पायरेटरी डेप्थ क्या है? द डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ ईयर। वॉल्यूम ऑफ ईयर को हम क्या कहते हैं? डेप्थ कहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, कितना ईयर वो इनहेल करता है, कितना एक्सहेल करता है। इट इज़ डिक्रीज आइदर शेलो और डीप, ये शेलो और डीप के साथ इंक्रीज डिस्क्राइब करता है कि शेलो है या डीप है। रैपिड बट शेलो रिस्पायरेशन अगर सम डिजीज कंडीशन सच एज हाई फीवर, शॉक एंड सेवरल पेन। अब ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि रैपिड बट शेलो रिस्पायरेशन आपके पास कब होगा? जब आपके पास मरीज़ को हाई फीवर होगा, शॉक होगा एंड सीवियर पेन होगा, तो उसमें आपके पास रैपिड एंड डीप रैपिड एंड शेलो रिस्पायरेशन होगा, रैपिड एंड शेलो रिस्पायरेशन होगा।
अब अगर आपके पास हाइपर वेंटिलेशन है उसको हम कहते हैं डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन इज एंड हाइपर वेंटिलेशन रेफर टू शेलो एंड स्लो रिस्पायरेशन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, प्रीवियस स्लाइड में भी था कि हाइपर वेंटिलेशन में आपके पास डीप एंड रैपिड होगा, हाइपर वेंटिलेशन में आपके पास शेलो एंड स्लो होगा। रिस्पायरेटरी क्वालिटी आपके पास क्या है? अब डिफरेंट क्वालिटीज़ हमारे पास हैं। क्वालिटीज़ करेक्टर रेफर टू द ब्रीथिंग पैटर्न, हम ब्रीथिंग पैटर्न को हम रेफर करते हैं बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, बोथ जो आपके पास है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल है। लेबर ब्रीथिंग रेफर टू द रिस्पायरेशन देट रिक्वायर ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट्स, लेबर ब्रीथिंग आपके पास रेफर करता है रिस्पायरेशन को जो रिक्वायर्ड है ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द ब्रीथिंग से। dyspnea difficulty and labor breathings during which the individual has a persistent unsatisfied need for air and feel distress. Orthopnea ability to breathe only in upright sittings or standing position. डिस्प्ले क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है। किस चीज़ को कहते हैं? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको हम लेबर ब्रीथिंग भी कहते हैं। और तुपने हम किस चीज़ को कहते हैं? एबिलिटी ऑफ ब्रीथिंग ओनली अपराइट एंड सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन को हम कह सकते हैं। ब्रीथिंग साउंड आपके पास क्या है? नॉर्मल रिस्पायरेशंस डू नॉट यूजुअली हैव any noticeable sounds. However, certain disease and illness can cause irregular respiratory sound. वो हमारे पास irregular respiratory sound क्या करते हैं? cause कर सकते हैं। एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड क्या है? ये आप लोगों को आसपी में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आप लोगों को आ सकता है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ऑडिबल विदाउट एम्प्लीफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। स्ट्रेडर आपके पास एक साउंड है, श्रिल हार्श साउंड हियर मोर क्लियरली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम ये हम आसानी से सुन सकते हैं, बट कैन नॉट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम सांस निकालते हैं उस टाइम हम नहीं सुन सकते। ये बात आप लोगों ने याद रखते हैं। श्रिल एंड हार्श साउंड है, सही है। जब हम सांस लेंगे उस टाइम हमें सुन सकते हैं, लेकिन जब हम सांस निकालते हैं उस टाइम हम नहीं सुन सकते हैं। दिस साउंड्स में अगर व्हेन देयर इज़ ईयरवे ब्लॉक्स, ये साउंड हम तब सुन सकते हैं कि जब ईयरवे क्या होगा? ब्लॉक होगा। सच एज चिल्ड्रंस विद क्रॉप्स एंड पेशेंट विद लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, जब आपके पास लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस टाइम ये हम सुन सकते हैं। स्ट्रेटर आपके पास क्या है? स्ट्रेटरस ब्रीथिंग्स noisy sounds during inspiration sound similar to those here and snoring. स्ट्रेटर साउंड पे आपके पास क्या है कि जब स्नोरिंग करते हैं हम, रात को जब कोई सो जाता है उसकी जो आवाज़ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? स्नोरिंग कहते हैं। तो उस तरह की आवाज़ है। पर क्रैकल आल्सो कॉल्ड रेले, क्रैकल को हम रेले साउंड भी कह सकते हैं। क्रैकल साउंड्स रिजेंबलिंग क्रशिंग टिश्यू पेपर्स काज बाय फ्लूइड एकमुलेशन इन द ईयरवे। आप फ्लूइड एकमुलेट हुए तो आपके पास कौन सा एबनॉर्मल साउंड होगा? एमसीक्यू में किस तरह का? आपके पास 90 ईयर एज का एक ओल्ड एज मैन एडमिट है, उसके लंग्स में फ्लूइड है, तो उसका एबनॉर्मल साउंड कौन सा होगा? क्रैकल साउंड होगा। क्रैकल का मतलब है कि जो खुश्क पत्ते होते हैं उसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, उससे जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रैकल साउंड्स कहते हैं। रॉन्ग की साउंड आपके पास है वेस्टलिंग्स लो पिच साउंड्स मेड बाय द थ्रोट। रॉन्ग की कैन बी हेयर इन अ पेशेंट्स विथ निमोनिया, क्रॉनिक्स, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड COPD। ये आपके पास क्या है? म्यूजिकल साउंड्स है आपके पास। इसका लो पिच साउंड आपके पास है निमोनिया में और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में और COPD में होता है। MCQ में आपको आ सकता है कि रॉन्ग की साउंड कौन कौन से डिजीज़ में पाया जाता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। वी साउंड सिमिलर होता है रॉन्ग की बट हाई पिच, इसका हाई पिच होता है, सही। मेड बाय एयरवे बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, इसमें भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। ये भी सिवियरली नेरोइंग एज अस्थमा और COPD। अस्थमा और COPD में आपके पास कौन सा होगा? वी साउंड होगा। आपको एमसीक्यूज में आएंगे कि एक मरीज़ आपके पास है अस्थमा के साथ एडमिट हुआ है, उसका एबनॉर्मल साउंड होगा, तो कौन सा एबनॉर्मल साउंड उसका होगा? तो आपके पास वहाँ पे वी साउंड हो गए। चाइल्ड स्ट्रोक ब्रीथिंग, इरेगुलर ब्रीथिंग दैट में स्लो एंड शेलो एट फर्स्ट। इरेगुलर ब्रीथिंग है आपके पास, पहले स्लो होगा फिर शेलो होगा, देन फास्ट एंड डीपर, फिर फास्ट होगा और डीपर होगा, एंड दैट में स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकंड, फिर स्टॉप होगा फ्यू सेकंड के लिए बिफोर बिगिनिंग्स द पैटर्न अगेंस्ट, के पैटर्न शुरू होने से पहले। दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग्स मे बी सीन इन सर्टन पेशेंट्स विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक एंड ब्रेन ट्यूमर। इस किस्म के ब्रीथिंग को हम देखते हैं सर्टन पेशेंट्स विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, स्ट्रोक हो या ट्यूमर हो, तो उसमें चाइल्ड स्ट्रोक ब्रीथिंग होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके पास पहले स्लो होगा और शेलो होगा।
इरेगुलर ब्रीथिंग होता है, रेगुलर इसमें नहीं होता है, स्ट्रोक में इरेगुलर ब्रीथिंग होगा। असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेशन में आपके पास कि यूपना 12 to 20 पर मिनट आपके पास है, उसको हम यूपना कहते हैं। वेंटिलेटरी डेप्थ, द डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इज असेस बाय ऑब्जर्विंग मोमेंट ऑफ चेस्ट वॉल्स, ऑब्जर्व करते हैं हम चेस्ट वॉल के मोमेंट। और डीप रिस्पायरेशन इन्वॉल्व अ फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स विथ फुल एक्सेलेशन, फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होता है, फुल एक्सेलेशन होता है। वेंटिलेटरी डेप्थ आपके पास क्या है, diaphragmatics breathings result from the contraction and relaxation of the diaphragm at the best observed by watching abdominal movements। उसमें आपके पास क्या होगा, डायफ्रामेटिकल ब्रीथिंग रिजल्ट करता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द बेस्ट ऑब्जर्वेबल बाय वाचिंग एबनॉर्मल मूवमेंट। एबनॉर्मल मूवमेंट को हम वॉच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन डेप्थ हम देते हैं। वेंटिलेटरी डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन के पास क्या है, the respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of the bloods, color of skins and capillary refill। color of skin और capillary refills को हम इसमें देखते हैं। अल्ट्रेशन इन रिस्पायरेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्म्स है, इससे MCQ आ सकते हैं, ये स्लाइड आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इप्निया एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को कहते हैं, यूपनिया नॉर्मल रिस्पायरेशन के कहते हैं, ऑर्थोपनिया ब्रीथिंग कंफर्ट अपराइट पोजीशन सच एज सिटिंग्स एंड चेयर्स अनएबल टू ब्रीथ लाइंग डाउन, जब मरीज चेयर पे बैठा रहता है तो उसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। डिस्पनिया हम किस चीज़ को कहते हैं, सब्जेक्टिव सेंसेशन है रिलेटेड टू पेशेंट्स टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ये मरीज़ हमें बताएगा कि उसको क्या है डिफ़िकल्टी है, किस चीज़ में, ब्रीथिंग में। ये हम नहीं कह सकते हैं, मरीज़ हमें बताएगा कि ब्रीथिंग में उसको क्या है, डिफ़िकल्टी है। प्रॉक्सिमल नेक्चुरल डिस्पनिया आपके पास क्या है, अटैक ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट वेक्स अ पर्सन फ्रॉम स्लीप। प्रॉक्सिमल नेक्चुरल डिस्पनिया आपके पास क्या है कि जब स्लीप की ड्यूरिंग आप जाग जाते हो और आपको सांस में तकलीफ होते हैं, उसको हम प्रॉक्सिमल नेक्चुरल डिस्पनिया कहते हैं। हाइपरइप्निया इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन, उसको हम कहते हैं हाइपरइप्निया को कहते हैं इंक्रीज डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। टेकिप्निया इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विदाउट ब्लड गैसेज एबनॉर्मेलिटीज। ब्रेडिप्निया इज अ रिस्पायरेटरी रेट दैट इज लोअर देन द नॉर्मल फ्रॉम एज, जो लोअर होगा नॉर्मल से उस एज के हिसाब से। अल्ट्रेशन ऑफ रिस्पायरेशन, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, कोसोमल ब्रीथिंग। हाइपर वेंटिलेशन हमने पढ़ा कि उसमें रेट एंड डेप्थ और कम्बिनेशन हम देखते हैं, हाइपो वेंटिलेशन में हम रेट डेप्थ एंड सम कम्बिनेशन ऑफ बोथ देखते हैं। कोसोमल रिस्पायरेशन आपके पास है इज़ अ डीप एंड लेबर ब्रीथिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्टिकुलरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बट आल्सो किडनी फेलियर। इसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और किडनी फेलियर में हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर आपके पास है, टेम्परेचर हम पढ़ेंगे अब।